Good morning, students. So, we will continue chapter 10, Colonialism and the Countryside. And the topic is a revolt in the countryside, the Bombay Deccan. अब आपको पता है, मैंने पहले भी आपको कराया था कि संथल्स ने रिबेल कर दिया था. उसके बाद पीजेंट्स थे, जो पीजेंट्स से जब उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो उन्होंने भी एक रास्ता ढूंढ लिया रिवॉल्ट से, क्योंकि संथल के बाद सबको पीजेंट्स को ये लगने लग गया था कि रिवॉल्ट विद्रोह करना सही है, इनको ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए. तो क्या हुआ, 19th सेंचुरी में पीजेंट्स थे जो वेरियस पार्ट्स में इंडिया के, उन्होंने रिवॉल्ट किया मनी लैंडर्स के खिलाफ, ग्रेन लैंडर्स के, ग्रेन डीलर्स के खिलाफ. ऐसा एक सच रिवॉल्ट था जो कि 1875 में डेक्कन में हुआ. डेक्कन मीन्स जो आपका वेस्ट और साउथ पार्ट होता है उसको डेक्कन बोलते हैं. तो उस एरिया में क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ 1875 में. अकाउंट बुक्स आर बर्न्ड. अब क्या था बेटा, जैसे ही मूवमेंट शुरू हुई सूपा में, सूपा एक विलेज है पुणे में, पुणे का डिस्ट्रिक्ट, ऑन 12 मई 1875 में जैसे ही ये मूवमेंट शुरू हुई रिवॉल्ट की, मैनी शॉपकीपर्स एंड मनी लैंडर्स लिव्ड देयर. वहाँ पे जहाँ पे शुरू हुई वहाँ पे काफ़ी शॉपकीपर्स रहते थे, काफ़ी मनी लैंडर्स रहते थे. रॉयट्स थे जो सराउंडिंग एरिया, रूरल एरिया से, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अटैक कर देते हैं शॉपकीपर्स के ऊपर. उनको डिमांड करते हैं कि हमारा बही खाताज हमें दे दो, अकाउंट बुक्स दे दो, एंड डेप्थ बॉन्ड्स, जो भी उन्होंने पेपर वर्क किया होता है कर्जे का, जो भी कुछ वो ना डिमांड करते हैं. तो क्या करते हैं, वो खातास को जला देते हैं. पीजेंट्स लूटेड करते हैं, ग्रेन शॉप्स के ऊपर आके उनकी लूट मचाते हैं. कई एरियाज में उन्होंने आग भी लगा दी थी साहूकारों के घरों में. पूना से द रिवॉल्ट स्प्रेड टू अहमदनगर. पुणे से ये रिवॉल्ट कहाँ पे स्प्रेड हो गया, अहमदनगर में. इट स्प्रेड ओवर एन एरिया, देखो एरिया जहाँ तक ये फैला है 6500 स्क्वायर किलोमीटर. इसमें मोर देन 30 विलेजेस वर इफेक्टेड. जो इफेक्टेड हुए हैं 30 विलेजेस से भी ज़्यादा. साहूकार क्या किया, साहूकारों ने अपना गांव छोड़ के भाग गए. दे हैव टू लीव देयर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह छोड़ के भाग गए. पुलिस पोस्ट वर एस्टैब्लिश्ड इन विलेजेस. पुलिस पोस्ट पहले से विलेजेस में थी. जितने भी फौजी थे, ट्रूप्स थे, उनका ग्रुप, उन्होंने क्या किया, 951 पीपल, लोगों को और अपराधी दिखा दिया, अरेस्ट कर लिया उनको. बट इट टुक सेवरल मंथ्स टू ब्रिंग द कंट्री साइड अंडर कंट्रोल. लेकिन काफ़ी समय लग गया था, काफ़ी महीने लग गए थे पुलिस की हेल्प से, ब्रिटिशर्स की हेल्प से, कि ये जो रूरल एरियाज़ में, कंट्री साइड में रिवॉल्ट हुआ उसको कंट्रोल करने में. ऑल राइट, आगे टॉपिक है अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम. देखो बेटा, ब्रिटिश रूल ने जो स्टार्ट हुआ था बंगाल में हुआ था, फिर वो धीरे धीरे कहाँ फैल गया, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में. न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू वर इम्प्लीमेंटेड. आपको पता है कि न्यू रेवेन्यू सिस्टम टैक्स वाली दोबारा से लागू की थी. 1810 में क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्राइसेस इंक्रीज हो गए, फसलें अच्छी हो गई. तब क्या हुआ, हार्वेस्ट प्रोड्यूस रोज. हार्वेस्ट, उनकी फसलें भी अच्छी होने लगी. जो इनकम थी बंगाल की ज़मींदार की वो बढ़ गई. लेकिन जो रेवेन्यू था स्टेट का, ब्रिटिशर्स का, वो फिक्स था परमानेंट सेटलमेंट के अंडर. तो कॉलोनियल स्टेट्स ने क्या किया, कॉलोनियल स्टेट्स अब क्या था, वो क्लेम नहीं कर सकती थी. देखो बेटा, टैक्स तो सेम रहा परमानेंट सेटलमेंट के अंडर. अब उनकी तो इनकम बढ़ गई ज़मींदार की, पीजेंट्स की. अब वो क्लेम नहीं कर सकते जो उनको प्रॉफिट हो रहा है पीजेंट्स को, कि उसका शेयर भी रखें वो. तो क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि वो इंक्रीज़ करे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, लैंड रेवेन्यू, टैक्स और लगाए. अब ये एक अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन आइडियाज़, एक रिकार्डियन था, उसने कहा कि लैंड ओनर है जो, उसे वो क्लेम कर सकता है एवरेज रेंट तक, इतने मुनाफे तक वो क्लेम कर सकते हैं. उसके बाद अगर उसको मुनाफा होता है, बेनिफिट होता है, तो वो उसको स्टेट के साथ शेयर करेगा. अंडरस्टूड. व्हेन दे अर्न मोर देन इट, देन स्टेट नीडेड टू इम्पोज टैक्स. अगर वो
ज़्यादा अर्न करेगा तो स्टेट उसके ऊपर और टैक्स लगाएगी। अब क्या था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये फील होने लग गया कि हमें एक डिफरेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर तो जितने भी टैक्स क्लेम कर सकते हैं वो तो फिक्स था। अब उनको और बढ़ाना चाहिए। ऑलराइट, तो क्या था रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे डेक्कन। बॉम्बे डेक्कन में जो भी रेवेन्यू डिसाइड हुआ था, अब उसको बोलने लगे थे रॉयतवारी। मीन्स रेवेन्यू सिस्टम जो बंगाल डेक्कन में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, उसको बोला गया रॉयतवारी। रेवेन्यू डायरेक्टली किससे लिया जा रहा था? रॉयत से। रॉयत बोलते हैं पीजेंट को। एवरेज इनकम थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। जैसे बेटा आप ये लगा लो, देखा जाता था कि सॉइल का क्या टाइप है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, और रॉयत को इन्वेस्टिगेटेड किया जाता है वो कितना पे कर सकता है। अब क्या था, प्रोपोर्शनेट ऑफ इट, प्रोपोर्शन ऑफ इट फिक्स्ड एज शेयर ऑफ द स्टेट। उसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन फिक्स किया गया कि इतना शेयर स्टेट को देना चाहिए लैंड के हिसाब से। लैंड वर रीसर्वेड आफ्टर एवरी 30 ईयर्स। अब 30 साल के बाद दोबारा से लैंड का सर्वे किया जाएगा, उसके हिसाब से रेवेन्यू रेट्स इंक्रीज होंगे। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट्स डेप्थ। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे डेक्कन में 1820 में। तब रेवेन्यू इतना हाई था, पीजेंट्स को अपना गांव छोड़ के भागना पड़ा और वो नए एरियाज में जाके बस गए। चाहे रेन फॉल और नॉट, चाहे रेन होती है नहीं होती है, हार्वेस्ट अच्छी है बुरी है, मैटर नहीं करता था। कलेक्टर्स अराइव हो जाते थे, पहुंच जाते थे अपना टैक्स लेने। ज़मींदार होते थे कलेक्टर्स ब्रिटिशर्स को हैप्पी करने के लिए। जब कोई पीजेंट फेल हो जाता था पे करने के लिए, उसकी क्रॉप सीज की जाती थी और उससे फाइन इम्पोज किया जाता, सारे विलेज के ऊपर फाइन लगा देते थे वो। अब क्या था, 1830s में क्या हुआ, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, प्रॉब्लम बढ़ गई। जो प्राइस थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के वो फेल शार्पली, गिर गए 1832 में। 1/3 ऑफ द कैटल ऑफ डेक्कन वर किल्ड, उनकी पशु भी मर गए। 1/3 ऑफ द कैटल ऑफ डेक्कन। हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन डाई, ह्यूमन पॉपुलेशन भी लोग भी मर गए। एग्रीकल्चर स्टॉक भी नहीं था। अनपेड बैलेंस ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज्ड। अब वो रेवेन्यू तो दे नहीं पा रहे थे, फिर वो अनपेड रह गया, बैलेंस वो बढ़ता रहा। अब क्या था, अपने हल और अपने पशुओं के लिए, अपने बच्चों की शादी करने के लिए दे हैड टेकन लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स। अब देखो, पशु खरीदने के लिए या हल खरीदने के लिए या बच्चों की शादी करने के लिए उनको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ा? मनी लैंडर्स के ऊपर। बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पे इट बैक, लेकिन उनको कर्जा वापस करना बड़ा मुश्किल था। इससे क्या हुआ, डेप्ट इंक्रीज, कर्जा बढ़ता गया। पीजेंट्स बिल्कुल डिपेंड हो गए मनी लैंडर्स के ऊपर। बाय द मिड ऑफ 1840s क्या हुआ, ऑफिशियल्स वर फाइंडिंग एविडेंस। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक एविडेंस लेने शुरू कर दिए कि ड्यू टू 1820 रेवेन्यू सिस्टम वॉज इम्पोज दैट वॉज वेरी हाई एंड डिफ़िकल्ट टू पे। अब 1840s तक आते आते ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगा कि हम देखें कि क्या कारण रहा है। उन्होंने सोचा कि 1850 में उन्होंने रेवेन्यू टैक्स इतना लगा दिया था कि बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा पीजेंट्स को पे करना, तो इसके बाद उन्होंने आफ्टर दैट इट वाज डिक्रीज, कम कर दिया। अब क्या था, 1845 के बाद एग्रीकल्चरल प्राइसेस इंक्रीज स्टेडली, एकदम से बढ़ गए। कल्टिवेटर्स वर नाउ एक्सटेंडिंग देयर एरियाज, जितने भी खेती करने वाले लोग थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने एरियाज बढ़ाने शुरू कर दिए और नए नए एरियाज में मूव करना शुरू कर दिया। पेस्टर लैंड को ट्रांसफॉर्मिंग, पेस्टर लैंड मीन्स पशु वगैरह रखते थे जहाँ पे उनको कल्टिवेटेड फील्ड्स बना दिया। एक बार वो लोन लेते थे, मनी लैंडर्स से वो लोन लेते थे। क्यों? फॉर बाइंग प्लॉट्स, कैटल, सीड्स एंड लैंड, अपने हल लेने के लिए, पशु लेने के लिए, बीज लेने के लिए, लैंड लेने के लिए वो मनी लैंडर्स के ऊपर डिपेंड थे। देन केम द कॉटन बूम। अब क्या था, यहाँ पे स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाती है बेटा। 1860s से पहले की बात है। 3/4 पार्ट था जो रॉ कॉटन का, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा था? ब्रिटेन में, अमेरिका से। अब ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स बहुत टेंशन में थे कि वो बिल्कुल डिपेंड हो गए हैं अमेरिकन के ऊपर
कॉटन सप्लाई के लिए। अब 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बना ब्रिटेन में, एसोसिएशन बना, उनका एक ग्रुप बना। इन 1859 में जो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वॉज, द कंपनी का नेम है मैनचेस्टर्स कॉटन कंपनी वॉज फॉर्म्ड। 1859 में कंपनी बनी। उस कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट था, क्या मोटो था कि उन्होंने मोटिवेट करना था कॉटन प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन लगाओ इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ देयर कंपनी। अगर वो मोटिवेट करेंगे कॉटन प्रोडक्शन के लिए तो उनकी कंपनी भी ग्रोथ होगी। अब क्या था, इंडिया में तो लैंड बहुत ही सुटेबल थी, सॉइल बहुत सुटेबल थी, क्लाइमेट अच्छा था कॉटन के लिए और चीप लेबर थी। अब क्या था, 1861 में अमेरिका में अपनी सिविल वॉर शुरू होगी। सिविल वॉर होती है आपस में अमेरिकन में। तो ह्यूज पैनिक स्प्रेड फॉर कॉटन इन ब्रिटेन। अब तो ब्रिटेन वाले तो बिल्कुल डिपेंड थे अमेरिकन के ऊपर। अब क्या था, देखो इतना पैनिक, इतना डर क्रिएट हो गया। 20 लाख बेल्स आते थे रॉ कॉटन के अमेरिका से। इन 1861 में 20 लाख बेल्स तक आते थे और वो कम हो के कितने हो गए, 55,000 बेल्स इन 1862। इतना फ़र्क पड़ गया। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन में भी कंपनी के ऊपर असर पड़ा। मैसेजेस वर सेंड टू इंडिया में बहुत सारे मैसेजेस भेजे गए, अदर कंट्रीज़ में भी भेजे गए कि तुम कॉटन एक्सपोर्ट करो ब्रिटेन में। एज कॉटन प्राइस इंक्रीज्ड, एक्सपोर्ट मर्चेंट इन बॉम्बे वांटेड टू सिक्योर एज मच कॉटन एज पॉसिबल टू फुलफिल द ब्रिटिश डिमांड। अब क्या था, कॉटन के प्राइस तो बढ़ ही रहे थे क्योंकि कॉटन चाहिए थी ब्रिटेन में। जितने भी व्यापारी थे बॉम्बे में, उन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जमा करनी शुरू कर दी, कॉटन, ताकि वो ब्रिटिशर्स की डिमांड को पूरा कर सके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे पीजेंट्स को, साहूकारों को क्या एडवांस देना शुरू कर दिया, अर्बन साहूकारों को। अब अगर साहूकारों के पास पैसा होगा ऑब्वियसली वो आगे किसको देंगे, किसानों को देंगे, ठीक है। अगर साहूकार, अर्बन साहूकार भी खुश है, पैसा है, वो आगे लोन भी दे सकते हैं। तो क्या हुआ, सो दे कुड गेट लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स एंड टू प्रोड्यूस मोर कॉटन। अब मनी लैंडर्स के पास अगर पैसा होगा तो वो लोन भी देंगे साहूकारों के पास। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने पेजेंट्स को लोन देना शुरू कर दिया, इससे प्रोड्यूस क्या होगी, कॉटन। व्हेन देयर इज बूम, अचानक तेजी आई मार्केट में, लोन फ्लोज इजीली, लोन इतना मिलना शुरू हो गया, अचानक तेजी आ गई कॉटन में, कॉटन की डिमांड बढ़ गई। जितने भी रॉयट्स थे डेक्कन विलेजेस के, कितने किसान थे छोटे बड़े, वो लिमिटलेस क्रेडिट हो गए, मतलब उनको अच्छे से लोन मिलना शुरू हो गया। ये नहीं था थोड़ा कम, लिमिटलेस थी, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। While the American crisis continued, cotton production in the Bombay Deccan expanded। जैसे अमेरिका में अपनी सिविल वॉर चलती रही, कॉटन प्रोडक्शन थी बॉम्बे डेक्कन की, वो बढ़ गई और बढ़ा लिया उन्होंने अपना काम। 1860 से लेके 1864 तक कॉटन एरियाज डबल्ड, कॉटन एरियाज और बढ़ गए। बाय 1862 अब क्या था, 90% जो कॉटन थी जो ब्रिटेन में इंपोर्ट हो रही, By 1862, over 90% of cotton imports into Britain were coming from India। Yes, अब ज़्यादा कॉटन कहाँ से इंपोर्ट हो रही थी ब्रिटेन में, इंडिया से। 90%, इमेजिन 90% तो इंडिया से जाना शुरू हो गया। अब इसके कारण क्या हुआ, एवरीवन डिड नॉट गेट बेनिफिट, इसका सबको बेनिफिट नहीं हुआ। जितने भी रिच, सम रिच पीजेंट्स डिड रिच, वो रिच और अमीर बन गए, बट फॉर द लार्ज मेजॉरिटी, अगर लार्ज मेजॉरिटी पीजेंट्स की बात करें, कॉटन एक्सपेंशन मेंट हैवियर डेप्थ, कॉटन के चक्कर में उन्हें बहुत कर्जा उठाना पड़ा जिसको वो भर नहीं पाए। ऑल राइट, क्रेडिट ड्राइज अप। अब क्या था, कॉटन मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे जो इंडिया के, उन्होंने हैड विजन ऑफ कैप्चरिंग द वर्ल्ड मार्केट इन रॉ कॉटन। उन्होंने तो अपना पूरा दृश्य लगा लिया था कि हम पूरे वर्ल्ड की मार्केट को, रॉ कॉटन को हमारे अंडर ही आ जाएगा। जैसे ही सिविल वॉर एंड हुई अमेरिका में, ब्रिटेन ने दोबारा से अमेरिका से कॉटन मंगवानी शुरू कर दी और इंडिया से मंगवाते थे कॉटन वगैरह, वो होगी डिक्लाइन, कम हो गई। साहूकार थे महाराष्ट्र के, वर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड टू गिव लोन। अब देखो, जब आगे सप्लाई नहीं होगी तो साहूकार क्यों पैसा देंगे, आगे लोन क्यों देंगे।
डिमांड फॉर इंडियन कॉटन एंड कॉटन प्राइसेस बोथ डिक्रीज, दोनों की डिमांड, इंडियन कॉटन की भी, कॉटन प्राइसेस की डिमांड भी गिर गई। सो दे डिसाइडेड टू रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स, अब साहूकारों को तो अपना पैसा वापस, अपना कर्ज लेना था, तो उन्होंने सोचा कि हम अपना पुराना कर्जा ही वापस ले लें। अब क्या था, क्रेडिट ड्राइज अप, जो ये टॉपिक है, क्रेडिट मतलब कर्जा, ड्राइज अप सूख गया। द रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज, पूरी रेवेन्यू की डिमांड तो बढ़ गई लेकिन उनके पास अब क्या था, पैसा ही नहीं था, कहाँ से वो अपना चक्कर चलाते। तो क्या था, रेवेन्यू डिमांड तो बढ़ गई लेकिन क्रेडिट क्या हो गया, ड्राइज अप, वो सूख गया बिकॉज उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। बट मनी लैंडर्स वॉज नॉट गिविंग लोन्स, वो भी मनी लैंडर्स भी उनको पैसा नहीं दे रहे थे। द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, अब क्या था, द रिफ्यूज़ल ऑफ मनी लैंडर्स टू एक्सटेंड लोन्स एनरेज द रॉयट्स। अब देखो बेचारे किसान कहाँ जाएंगे, मनी लैंडर्स के पास जाएंगे कि हमें लोन दे दो, लेकिन मनी लैंडर्स ने क्या कर दिया, लोन देना मना कर दिया। इससे क्या हो गया, रॉयट्स में गुस्सा भर गया। दे वर नॉट वरिड दैट दे वर इन डेब्ट, दे वर वरिड बिकॉज मनी लैंडर्स वर इनसेंसिटिव एंड नॉट हेल्पिंग द रॉयट्स। उन्हें ये चिंता नहीं थी कि वो कर्जे में डूबे हुए हैं, उन्हें ये बुरा लग रहा था कि मनी लैंडर्स कितने इनसेंसिटिव हो गए हैं, बिल्कुल दया की भावना नहीं है और वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। वन जनरल नॉर्म वॉज दैट द इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट बी मोर देन द प्रिंसिपल। एक नॉर्म था, एक कानून था, कानून नहीं कह सकते, नॉर्म बना हुआ था, जो मॉरल नॉर्म्स होते हैं कि इंटरेस्ट कभी भी उतना चार्ज नहीं हो सकता जितने उसका बेसिक प्रिंसिपल। जैसे कि अगर मैंने आपसे 10 रुपये लिए हैं, आप उसके ऊपर 50 रुपीज़ इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। जनरल तो प्रिंसिपल तो कम है ना, असली पैसा लिया तो कम है, लेकिन चार्ज आप क्या है ज़्यादा लगा रहे हो, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अब क्या था, इन वन ऑफ द मैनी केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय द डेक्कन रॉयट्स कमीशन। देखो बेटा, ये जो सारे रॉयट्स दंगे वगैरह शुरू हुए तो उन्होंने डेक्कन रॉयट्स कमीशन बिठाई थी ब्रिटिशर्स ने कि तुम सारे केस को इन्वेस्टिगेट करो। अब क्या था, द मनी लैंडर्स हैड चार्ज्ड ओवर ₹2000 एज इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ ₹100। अभी मैंने आपको बताया 100 रुपीज़ दे के अगर मैं आपसे 100 रुपीज़ लूँ और आप उसके ऊपर 2000 इंटरेस्ट लगा दो, ये तो इनजस्टिस होगी ना। बेचारे रॉयट्स तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको तो पता नहीं था इन चीज़ों का। अब क्या था, डेक्कन रॉयट्स कमीशन बिठाए थे ब्रिटिशर्स ने कि इतना गुस्सा पीजेंट्स में क्यों भरा हुआ है। इसलिए भरा हुआ था कि वो मनी लैंडर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। द रॉयट्स केम टू सी द मनी लैंडर्स एज डिवियस, कपटी, क्रियोल एंड डिसीटफुल, धोखेबाज। रॉयट्स को तो ये लग रहा था मनी लैंडर्स उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने कंप्लेंट की, मनी लैंडर्स की कंप्लेंट भी की कि वो लॉज और नकली अकाउंट्स बनाते हैं, हमें जाल में फंसाते हैं, ये सब कुछ। इन 1859 में द ब्रिटिश पास्ड अ लिमिटेशन लॉ। ये सब कुछ देख के डेक्कन रॉयट्स कमीशन ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद 1859 में ब्रिटिशर्स ने एक लिमिटेशन लॉ पास किया। उसका मतलब ये था कि कोई भी लोन बॉन्ड है उसकी वैलिडिटी 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। अब मनी लैंडर्स तो मिसयूज़ करना, इस लॉ का भी मिसयूज़ किया उन्होंने। क्या करते थे, जैसे कि 50 रुपीज़ लिए हैं एक बंदे ने, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल में उसने 40 रुपीज़ वापस दे दिए, 10 रुपये रह गए ना पीछे, तो 10 रुपीज़ को अगला एक साइन एग्रीमेंट कर लेते थे 3 साल के लिए और जाल में फंसाते थे वो उनको। ये हो रहा था एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस। अब क्या था, दे रिफ्यूज टू गिव रिसीट व्हेन लोन्स वर रीपेड। बाद में वो कहते हैं ना रिसीट दे दो, जैसे आप फ़ी भरते हो रिसीट लेते हो, वो रिफ्यूज़ कर रहे थे, रिसीट भी नहीं देते जब लोन्स भी रीपेड कर देते, बेचारे पैसे भी दे देते थे। अब क्या था, एंटर्ड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द बॉन्ड्स। बॉन्ड जो उनका एग्रीमेंट होता था उसमें भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो करते थे, क्योंकि पीजेंट्स बेचारे पढ़े लिखे थे नहीं, वो अंगूठा लगा देते थे। अब क्या था, क्वाइट द पीजेंट्स हार्वेस्ट एट लो प्राइस। जब वो बेचारे अपने डेप्ट नहीं दे पाते थे तो उनकी जो फसल वगैरह थी उसको लो प्राइस में वो एक्वायर कर लेते थे, छीन लेते थे। रॉयट्स वर इलिटरेट, अनपढ़ थे। दे पुट थंब इम्प्रेशन ऑन द डॉक्यूमेंट्स, वो बेचारे अंगूठा लगा देते थे।
एंड डिड नॉट नो वट एक्चुअली रिटन ऑन इट, उनको ये भी नहीं पता होता था कि उस कागज़ में क्या लिखा हुआ है. ऑल राइट, द डेक्कन रॉयट्स कमीशन, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द डेक्कन रॉयट्स कमीशन. अब क्या था, व्हेन द रिवोल्ट स्प्रेड इन द डेक्कन, जब ये विद्रोह फैल गया डेक्कन में, जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे को कि तुम एक कमीशन बिठाओ ताकि वो कमीशन इन्वेस्टिगेट कर सके कि इस विद्रोह का असली कारण क्या है, पीजेंट्स इतना गुस्से में क्यों हैं. द कमीशन प्रोड्यूस्ड अ रिपोर्ट, कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की. डैट वॉज प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1875, और वो रिपोर्ट उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की 1878 में. द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट्स, कमीशन ने सारी इंक्वायरीज डिस्ट्रिक्ट से ली, क्या क्या हुआ. स्टेटमेंट्स वर रिकॉर्डेड बाय ऑफ रॉयट्स, जितनी भी स्टेटमेंट थी उनके, वो छोटे बड़े किसानों के सबकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, साहूकारों की, आई विटनेस जो जिन्होंने अपनी आँखों से देखा हुआ था उनके भी बयान लिए गए. कंपाइल्ड स्टैटिस्टिकल डाटा ऑन रेवेन्यू रेट्स, प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स. अब क्या किया, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके कंपाइल कर ली उन्होंने, डाटा कंपाइल किया रेवेन्यू रेट्स के ऊपर भी, कैसे कैसे बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ाया. फिर उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने ये चेक किया कि रीज़न क्या है इस विद्रोह का. इट वॉज टोल्ड इन द रिपोर्ट दैट, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नॉट द रीज़न ऑफ रेज, कि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कारण था इतने ज़्यादा गुस्से का, रेज का. इट वॉज द ओनली फॉल्ट ऑफ मनी लैंडर्स. ये किसका फॉल्ट था, मनी लैंडर्स का फॉल्ट था कि उन्होंने, मनी लैंडर्स ने इतना धोखा किया किसानों के साथ कि वो गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने शॉपकीपर्स, मनी लैंडर्स के घर भी साड़े. तो ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था कि एक्चुअल रीज़न क्या है, ये जो रिवॉल्ट हुआ है, इन्होंने रिवॉल्ट किया, इसका असली कारण क्या है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. अब हम नेक्स्ट चैप्टर थोड़े दिनों में करेंगे, चैप्टर 11. गुड बाय.